बच्चों हम इसके पहले वाले भाग में बात कर रहे थे कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 के अध्याय संख्या 2 की, जिसका नाम था आखेट और खाद्य संग्रह से भोजन के उत्पादन तक। इसके पहले वाले भाग में बच्चों हमने देखा कि जो आदि मानव है वो धीरे धीरे किस प्रकार से खेती करके कृषक बना और कृषक बनने के साथ साथ में जानवरों को अपनी ओर आकर्षित करके किस प्रकार से वो पशुपालक भी बन गया। और कृषक और पशुपालक ये क्रिया और प्रक्रिया क्या कहलाई बच्चों? बसने की प्रक्रिया कहलाई। अब हम देखेंगे बच्चों कि ये वही मानव है जो क्या करता था, भोजन संग्रह के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण किया करता था। लेकिन ये मानव अब धीरे धीरे कृषक और पशुपालक के रूप में स्थायी रूप से एक ही जगह पर बसने की प्रक्रिया में शामिल होने जा रहा है, जो इसको क्या है, एक नवीन जीवन शैली प्रदान करेगा। तो इस भाग में हम बात करेंगे कि इस जो मानव समुदाय है उसकी किस प्रकार से ये जो नवीन जीवन शैली है उसके बारे में। तो शुरू करते हैं बच्चों। पौधों और फसलों को एक बीज के द्वारा उगने से लेकर पककर तैयार होने की प्रक्रिया में बच्चों क्या लगता है, एक बहुत बड़ा समय लगता है। और इसलिए लोग जब पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक, बच्चों यहाँ पे ध्यान रखें, लंबे समय तक इनको क्या रहना पड़ता था, एक ही स्थान के ऊपर रहना पड़ता था, जिसमें बीज बोने से लेकर फसलों के पक कर तैयार होने, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार को हटाने, जानवरों और चिड़ियों से इन फसलों की क्या करने, सुरक्षा करने जैसे बहुत से कार्य क्या होते थे, इस लंबे समय के अंतर्गत शामिल होते थे। अब कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था और इस अनाज को भोजन और बीज के रूप में संग्रहित करने के लिए भी बचा कर रखना पड़ता था। और इसके लिए क्या करेगा बच्चों, बर्तनों का उपयोग करेगा, जिसको कहेंगे भंडारण की व्यवस्था। भंडारण की आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए बच्चों क्या कर रहा है, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन, टोकरियां इत्यादि बनाने लगा। अब ये मानव एक पुरानी जीवन शैली से किस ओर जा रहा है बच्चों, नवीन जीवन शैली की ओर जा रहा है। जो जानवर हैं बच्चों ये क्या है, चलते फिरते खाद्य भंडार है। ये चलते फिरते खाद्य भंडार किस प्रकार से बच्चों, हम देखेंगे कि जानवरों में प्रजनन प्रक्रिया के द्वारा क्या होते रहते हैं, बच्चे बढ़ते रहते हैं प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा। और जानवरों से हमें दूध, जो कि क्या है, भोजन का एक अच्छा स्रोत है, और दूध के साथ ही साथ जानवरों से हमें मांस भी और अन्य उत्पाद भी जानवरों से प्राप्त होते हैं, जो मानव समुदाय के लिए क्या होते हैं, अति आवश्यक होते हैं। अब पशुपालन भोजन के लिए भंडारण का क्या है, जानवर एक सबसे अच्छा तरीका है। पशुपालन क्या है कि भोजन के भंडारण का एक अच्छा तरीका, इनसे जो मानव समुदाय है उसको क्या है, दूध, मांस और जो भी आवश्यकताएं हैं मानव समुदाय की वो पूरी हो रही, किसके द्वारा, पशुओं के द्वारा। इसीलिए पशुओं को क्या बोला है बच्चों, चलते फिरते खाद्य भंडार बोला गया है। अब देखेंगे कि जो बच्चों आरंभिक कृषक है और जो पशुपालक है वो किस प्रकार से, और इनके बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। पुरातत्वविदों के द्वारा शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य पश्चिमोत्तर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर, पूर्वी और दक्षिणी भारत में खोजे गए हैं। अब बच्चों ये वो स्थान है जहां पर पशुपालन और कृषि के क्या मिल रहे हैं, पुरातत्वविदों को साक्ष्य मिल रहे हैं। इनकी वास्तविकता के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों, पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं और इनमें विशेष स्थान अनाज में क्या है, अनाज के जो जले हुए दाने हैं, अर्थात अनाज के जले हुए दानों का अवशेष जो मिला है वो अपना विशेष स्थान रखते हैं। इससे इस उपमहाद्वीप के जो विभिन्न भागों में उगाई जाने वाली फसलें हैं उनके बारे में हमें आसानी से ज्ञान प्राप्त होता है कि इस उपमहाद्वीप क्षेत्र में कृषकों के द्वारा कौन कौन सी फसलें किस किस समय पर उगाई जाती थी। अब देखिए बच्चों, जो मानव है वो स्थायी जीवन की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। पुरातत्वविदों को कुछ पूरा स्थलों से झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज होम। बच्चों हमने देखा था कि मानचित्र में बुर्ज होम की जो स्थिति है वो वर्तमान कश्मीर के क्षेत्र में है। और कश्मीर के बुर्ज होम क्षेत्र में ये जो लोग हैं वो क्या करते थे, गड्ढे के नीचे अपना घर बनाते थे और ये घर क्या कहलाता था, गर्तवास कहलाता था। बुर्ज होम में लोगों के द्वारा गड्ढे के नीचे जो विशेष प्रकार का घर बनाया जाता था, ये घर क्या कहलाते थे, गर्तवास कहलाते। और इन गर्तवासों में उतरने के लिए मानव के द्वारा सीढ़ियां भी बनाई जाती थी, ये भी ध्यान रखें बच्चों।
और इससे क्या है, ठंड के समय में इन्हें सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर, अर्थात जो मानव है वो झोंपड़ी के अंदर और बाहर रहता था, वहीं से क्या मिला है बच्चों, अंदर से भी आग जलाने के साक्ष्य मिले और झोंपड़ी के बाहर से भी आग जलाने के साक्ष्य मिले। अर्थात जो मानव है अपनी आवश्यकता के अनुसार और जलवायु के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर अंदर भी झोंपड़ी के और बाहर भी क्या रखता था, आग को जलाने के चूल्हे रखता था, और जिससे ये क्या करते थे, खाना पकाया करते थे। बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं ये जो उपकरण है ये क्या है, कि उस समय के जो मानव है उसके द्वारा बनाए गए उपकरण है जो पत्थर के द्वारा निर्मित हैं। ये क्या है, विभिन्न प्रकार और आकार के जो उपकरण हैं और इनका निर्माण मानव के द्वारा पत्थरों से किया जाता था। बहुत से स्थानों से पत्थर के औजार भी मिले हैं जो पूरा पाषाणकालीन उपकरणों से क्या है, भिन्न है, और इसमें पॉलिश से युक्त औजार भी मिले हैं। बच्चों जब पत्थर के ऊपर पॉलिश कर दी जाती थी तो उससे क्या होता था, इन औजारों और हथियारों का पहनापन क्या होता था, बढ़ जाता था। ये पहना करने का काम करते थे कौन, ये जो पॉलिश से युक्त औजार है, और इनकी धार क्या होती थी, अधिक पैनी होती थी। अनाज और वनस्पतियों को पीसने के लिए ओखली और मूसल के प्रयोग के साक्ष्य भी मिले हैं। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों में आज भी जो ग्रामीण संस्कृति से जुड़े हुए हैं वहां पर ओखली और मूसल का प्रयोग अभी भी किया जा रहा है, जो आदि मानव ने उस समय में प्रारंभ कर दिया था। नवपाषाण युगीन पुरा स्थलों से मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बर्तन प्राप्त हुए हैं, और कभी कभी इन पर क्या है, बर्तनों के ऊपर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों को सजाने के लिए उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के रंगों के द्वारा क्या किया जाता था, अलंकरण किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने में, बाद में खाना बनाने के लिए भी ये क्या करते थे, उपयोग में लिया करते थे। गेहूं, चावल, दलहन जैसे अनाज अब लोगों के क्या है, भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। जैसे गेहूं, चावल और दलहन, इस प्रकार के जो अनाज है वो लोगों के भोजन का एक हिस्सा बन रहे हैं। और कपास जैसे पौधों को उगाने से ये लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे कपास के द्वारा सूती वस्त्रों को बनाने का, अर्थात वस्त्र बुनने का कार्य भी ये लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो बच्चों इसमें हम देख रहे हैं कि मानव किस प्रकार से एक घुमंतु जीवन से एक स्थायी जीवन की ओर अग्रसर हो रहा है, और वो विभिन्न प्रकार की फसलें उगाकर पशुपालन की क्रिया करके अपना पेट भर रहा है, और साथ ही साथ बच्चों क्या कर रहा है कि जो कपास जैसी फसलों को उगाकर ये मानव क्या कर रहा है, कपड़ा बनाने की क्रिया में भी शामिल हो रहा है। अब देखें बच्चों, जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से जीवन और मृत्यु के कुछ साक्ष्य मिले हैं कि वहां के जो लोग हैं वो मृत्यु के बाद में किस प्रकार के जीवन में विश्वास रखते थे या फिर जीवन का विश्वास नहीं रखते थे। तो उसके बारे में देखें बच्चों, मेहरगढ़ ईरान जाने वाले रास्ते में बोलन दर्रे के पास स्थित एक हरा भरा और समतल स्थान है। बच्चों वर्तमान पाकिस्तान में ये स्थान स्थित है मेहरगढ़, आप मानचित्र में इसको देखें। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये मेहरगढ़ से प्राप्त जो घर हैं उनके ये डायग्राम आप देख रहे हैं बच्चों। अर्थात जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ स्थान से जो अपने को मिले हैं साक्ष्य वो है वहां के घरों के साक्ष्य। संभवतः यहाँ पर सर्वप्रथम कृषि और पशुपालन जैसी क्रियाएं प्रारंभ हुई थी। यहाँ से विभिन्न प्रकार के पालतू और जंगली जानवरों की हड्डियां भी पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान मिली है। यहाँ से चौकोर और आयताकार प्रकार के घरों के अवशेष पुरातत्वविदों को मिले हैं, जिनमें बच्चों 4 या फिर 4 से अधिक कमरे भी होते थे, और इन कमरों का उपयोग ये भंडारण के लिए भी करते थे। यहाँ के लोगों के द्वारा कब्र के साथ साथ में मृतक के सामान भी रखा करता था। यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते थे, कब्र के साथ साथ में मृतकों के सामान भी रख देता था जो मानव है वो। और इससे अपने को क्या स्पष्ट हो रहा है बच्चों कि मृत्यु के बाद भी ये लोग क्या करते थे, जीवन संबंधी जो धारणा है उसमें ये लोग विश्वास रखते थे। कब्र के साथ में सामान रखने से स्पष्ट है कि जब मानव आगे के जीवन में जाएगा तो वो सामान उसके काम में आए। तो इस प्रकार से हम यहाँ से अंदाजा लगाते हैं कि बच्चों ये मानव जो है वो मृत्यु के बाद में भी जीवन में क्या रखता था, विश्वास रखता था। अब बच्चों बात करेंगे कि जो अपना यूरोप महाद्वीप का एक देश है फ्रांस, उसकी एक गुफा से अपने को एक चित्र मिला है जो
गुफाकारी के चित्र है और जिसमें जंगली जानवरों को दिखाया गया है। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा से प्राप्त हुआ है और यह संभवतः 20,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व बनाया गया चित्र होगा। और इसमें बच्चों क्या है, भिन्न भिन्न रंगों का इस्तेमाल जानवरों को चित्रित करने में किया गया है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर ये चित्र जो है, इसमें अलग अलग रंगों का प्रयोग इस चित्र को बनाने के लिए मानव के द्वारा किया जा रहा है। और ये चित्र कहाँ से, फ्रांस की गुफा से प्राप्त होता है। इन रंगों को बनाने के लिए बच्चों ये लोएस्क और चारकोल जैसे खनिजों का उपयोग करते थे। संभवतः इस प्रकार के चित्र कब बनाए जाते थे, उत्सवों के ऊपर या फिर विभिन्न प्रकार के जो अनुष्ठान होते थे उन्हीं के ऊपर बनाए जाते थे। जब ये लोग हो सकता है शिकार के ऊपर निकलते होंगे, उससे पहले इस प्रकार के चित्रों को बनाते होंगे। अब बात करेंगे बच्चों तुर्की के एक नवपाषाणिक पुरा स्थल की, जिस स्थल का नाम है चताल ह्यूक। चताल ह्यूक नामक स्थान से बच्चों हमें इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि चताल ह्यूक स्थान के जो लोग हैं वो क्या करते थे, उस समय में भी अन्य स्थानों से सामान को मंगवाते थे। अर्थात वस्तुओं को विभिन्न स्थानों से यहाँ पर क्या किया जाता था, आज की भाषा में बात करें तो आयातित किया जाता था। जिसमें मुख्य है बच्चों, सीरिया से ये लोग चकमक नामक पत्थर मंगवाते थे, लाल सागर से कोड़ियां और भूमध्य सागर से ये क्या मंगवाते थे, सीपियां मंगवाया करते थे। तो चताल ह्यूक स्थान जो है वो तुर्की में स्थित है। यहाँ पर क्या है, उस समय में भी आयात का कॉन्सेप्ट देखा जा रहा है। लेकिन इस समय तक बच्चों किसका आविष्कार नहीं हो रहा है, पहिए का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ है। तो हम ये बात करेंगे कि पहिए का आविष्कार यदि अभी भी नहीं हुआ है तो ये लोग किस प्रकार से सामान को विभिन्न स्थानों से लाया करते थे। तो देखेंगे हम कि या तो लोग खुद की पीठ पर और या फिर जानवरों की पीठ पर क्या करते थे, ये सामान को लाद कर लाया करते थे। तो बच्चों ये जो भाग था इसमें हमने देखा कि मानव किस प्रकार से, जो आदि मानव है वो घुमंतु प्रवृत्ति का था और किस प्रकार से वो खेती और पशुपालन की क्रियाओं के द्वारा, बसने की प्रक्रिया के द्वारा एक नवीन जीवन शैली के अंतर्गत शामिल हो रहा है। इसी के साथ ये भाग और ये अध्याय बच्चों यहीं पे पूर्ण होता है और इसके अगले भाग में हम बात करेंगे इस अध्याय से संबंधित जो प्रश्न और उत्तर बन सकते हैं उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।